हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है सौरभ और मैं पारस माइंड केयर वेलनेस एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। हमने कई दफा देखा होगा, फिल्मों में देखा है कि किसी इंसान को अगर कुछ एग्रेसिव सिम्टम्स आ गए हैं या कोई इंसान बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है तो उसे साइकेट्रिक हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, उसे सुलाया जाता है, उसे शॉक दिया जाता है। कई फिल्मों में दिखाया गया है, कई फिल्मों में इसे कॉमेडी के हिसाब से दिखाया गया है कि शॉक दे दो, शॉक दे दो। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये कॉमेडी नहीं है, ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट इन द सेंस, इसे हम कहते हैं ईसीटी, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। जैसे कि पेशेंट में कोई सीवियर सिम्टम्स मतलब पेशेंट बार बार सुसाइड ट्राई कर रहा है, पेशेंट बहुत ज्यादा अकेला है, बहुत ज्यादा डिप्रेस है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में है, सिजोफ्रेनिया में है, बहुत ज्यादा हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, मतलब उसके जो ब्रेन के नर्व्स हैं वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, उससे गलत सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उस वजह से उसके बिहेवियर, उसकी पर्सनालिटी में काफी सारे चेंजेस हैं। इस वक्त हम क्या करते हैं, पेशेंट को ईसीटी मतलब इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक झटका देते हैं, है ना। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। ईसीटी जो है ये सबसे पहले 1938 में इंट्रोड्यूस हुआ। ईसीटी जो है ये सबसे पहले 1938 में इंट्रोड्यूस हुआ था। सैडलिट और बिली, ये दो लोग थे जिन्होंने ये थेरेपी या ये ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस। अब ये जो ट्रीटमेंट है, जब इनिशियल स्टेज में थी, मतलब सबसे पहले जब ये ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस हुई थी तब एनेस्थेशिया वगैरह हम यूज नहीं करते थे। डायरेक्टली पेशेंट को सुलाया, उसे एक्सप्लेन की प्रोसीजर और डायरेक्टली उसमें शॉक दे देते। धीरे 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 चीजें क्या होती है, अपग्रेड होती है, मॉडिफाई होती है। तो मॉडिफाई होने के बाद अब हम मोस्टली जो है एनेस्थेशिया प्रोवाइड करते हैं, मसल रिलैक्सेंट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, जिस वजह से पेशेंट को कोई तकलीफ ना हो। इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, इसी के क्या होते हैं, कुछ पैरामीटर्स के होते हैं। अगर आप जाओ और इलेक्ट्रोड लगा तो चलो शॉक देते ही बैठते हैं पेशेंट, पैसा होता है क्या, चलो 1 मिनट दे दिया, किसी को 2 मिनट दे दिया, किसी को 3 मिनट दे दिया, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, कितने में तो मर जाएगा पेशेंट। तो इसके कुछ पैरामीटर सेट्स, उस पैरामीटर्स के हिसाब से ही हमें पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक देना होता है या इलेक्ट्रिक करंट उसके ब्रेन में पास करना होता है। तो इसका सबसे पहला पैरामीटर है वोल्टेज, कि कितने वोल्ट का करंट हमें पेशेंट को देना है। तो 70 to 120 वोल्ट का हम करंट देते हैं, ठीक है। 70 to 120 वोल्ट का हम करंट देते हैं, कितने समय के लिए देते हैं? 0.7 सेकेंड्स, 1.5 सेकेंड। कितने समय के लिए हम करंट देते हैं? 0.7 सेकेंड टू 1.5 सेकेंड। लेकिन इसमें थोड़ा एक कैच हम कह सकते हैं कि हम क्या करते हैं, ये टाइमिंग दिया हुआ है 0.7 सेकेंड टू 1.5 सेकेंड, लेकिन मोस्टली जो है हमें ग्रैंड माल सीजर्स प्रोड्यूस करने होते हैं पेशेंट के अंदर, ठीक है, इंड्यूस करने होते हैं पेशेंट के अंदर। मोस्टली क्या करते हैं कि जब भी हम इलेक्ट्रिक शॉक दे या ईसीटी दे तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक का जो असर है पेशेंट के पैरों तक पहुंच गया है, फिर हम निकाल देते हैं। फिर थोड़ा सा टाइम ऊपर या नीचे हो सकता है। सो ये होते हैं कुछ पैरामीटर्स, कि इस पैरामीटर्स के हिसाब से ही हमें ईसीटी देना है। पर ईसीटी मतलब क्या है ना, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया कि चलो इसने इंट्रोड्यूस किया है, इतना वोल्ट है, इतना सेकंड्स है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, साइकेट्री में सबसे ज्यादा यूजफुल है। लेकिन फिर इसकी डिफाइन कैसे करेंगे? इसकी डेफिनेशन है आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ ग्रैंड माल सीजर्स थ्रू इलेक्ट्रिक करंट। क्या डेफिनेशन है ईसीटी की? आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ ग्रैंड माल सीजर्स थ्रू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सीजर्स आपने कई दफा सुना होगा, हम कहते हैं ना फिट आ गया है, आकड़ी आ गई, कहते हैं हम पेशेंट को। पेशेंट ऐसे झटके देने लगता है, मुंह से झाग आने लगता है, तो मोस्टली हम उसे क्या कहते हैं, सीजर्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो नेचुरली आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंडक्शन, मतलब हम आर्टिफिशियली पेशेंट्स को क्या ला रहे हैं, सीजर्स ला रहे हैं। इसके थ्रू ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। इसे हम क्या कहते हैं, ईसीडी, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। इसमें ना दो फेजेस होते हैं, एक टॉनिक फेज होता है और एक क्लॉनिक फेज है। तो ये जो टॉनिक फेज होता है ये 10 to 15 सेकंड्स के लिए लास्ट करता है। कितने वक्त के लिए लास्ट करता है? 10 to 15 सेकंड्स। क्या काम है इस टॉनिक फेज का? तो इसमें जो है
हमारे मसल स्टिफ हो जाते हैं, हम हमारे हाथ हो, हमारे मसल्स हो, हमारी बॉडी हो, वो स्टिफ हो जाती है, हार्ड हो जाती है, रिजिड हो जाती है। ये पहले फेज। और दूसरा जो होता है वो है क्लॉनिक फेज। क्लॉनिक फेज में क्या होता है कि हमारा जो है मसल जर्किंग स्टार्ट हो जाती है, मसल मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, हम शेक करने लग जाते हैं, ट्विस्ट करने लग जाते हैं। तो ये जो होता है वो होता है क्लॉनिक फेज, जो 30 to 60 सेकेंड्स लास्ट करता है। 30 to 60 सेकेंड्स के लिए लास्ट करता है। तो ये होता है आपका मेनली ईसीटी। क्या होता है? ईसीटी। अब हम बढ़ते हैं टाइप्स की तरफ। यहाँ पर कुछ डायग्राम्स है, लेकिन मैं पहले आपको समझाता हूँ टाइप्स क्या होते हैं ईसीटी के। तो सबसे पहला टाइप्स होता है अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड ईसीटी, ठीक है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में कहा कि ईसीटी 1938 में इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन तब के वक्त वो मॉडिफाइड नहीं था, इनिशियल स्टेज पे। तो हम एनेस्थेशिया पेशेंट को नहीं देते थे, डायरेक्टली पेशेंट को बेड पर लिटाया और उसे हम शॉक दे देते थे। तो ये जो था ये है अनमॉडिफाइड ईसीटी, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? अनमॉडिफाइड ईसीटी। सेकंड टाइप होता है मॉडिफाइड ईसीटी। मॉडिफाइड ईसीटी मतलब ईसीटी अभी धीरे धीरे मॉडिफाई हो। मॉडिफाई में क्या करते हैं हम? पेशेंट को ना पेन नहीं होना चाहिए, पेशेंट में एक्सेसिव साइड इफेक्ट्स नहीं दिखना चाहिए, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, मॉडिफाइड ईसीडी में एनेस्थीसिया देते हैं, मसल रिलैक्सेशन देते हैं, ऑक्सीजनेशन का जो सेटअप है वो लगा कर रखते हैं, और पेशेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, चाहे उसकी ईसीजी में हो, वाइटल्स में हो, जो भी हो, हम मॉनिटर करते हैं। तो ये हो गया आपका मॉडिफाइड ईसीडी। देन थर्ड टाइप आता है। थर्ड टाइप होता है इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट के हिसाब से थर्ड टाइप आता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड का मतलब जो ये दिख रहा है आपको, ये है इलेक्ट्रोड, जहां से इलेक्ट्रिक शॉक पेशेंट के ब्रेन में इंड्यूस किए जाते हैं, दिए जाते हैं, उनसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट के हिसाब से टाइप पड़ता है। तो इलेक्ट्रोड की प्लेसमेंट के हिसाब से दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स। एक होता है यूनिलैटरल और एक होता है बायलैटरल। कितने टाइप्स होते हैं? यूनिलैटरल और बायलैटरल। यूनि का मतलब होता है एक, और बाय का मतलब होता है दो। अब ये समझते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं यूनिलैटरल। ये जो बीच वाला है ये क्या है? यूनिलैटरल। यूनिलैटरल, यूनिलैटरल मतलब ये मेरा ब्रेन और ये मेरे ब्रेन की एक साइड, हम सिर्फ एक ही साइड ब्रेन के इंड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, दोनों साइड इंड्यूस नहीं करते। जैसे कि समझ लीजिए कि ये दो पेन है, तो ये जो दो पेन है ये इलेक्ट्रोड है। तो एक इलेक्ट्रोड यहाँ प्लेस किया, एक इलेक्ट्रोड यहाँ प्लेस किया, मतलब ब्रेन की क्या है, एक साइड में ही है प्लेस कर रहा। इसे हम क्या कहते हैं? यूनिलैटरल। यूनिलैटरल जो है ये मोस्टली हम राइट साइड ऑफ ब्रेन ही देते हैं। ब्रेन की कौन से साइड में देते हैं? राइट साइड में, ठीक है। देन होता है बाइलैटरल। बाइलैटरल में भी दो टाइप्स होते हैं, बाइफ्रंटल और बाइलैटरल, ऐसे दो टाइप्स होते हैं, बाइलैटरल और बाइफ्रंटल। अभी वापस में पेन से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये जो है ये आपका टेम्पोरल बोन है, और ये जो है फ्रंटल बोन स्कल का। तो यहाँ से समझते हैं, सबसे पहले हम बाइलैटरल समझते हैं, ठीक है। बाइलैटरल मतलब ये जो टेम्पोरल लाइन है आंखों के, ये जो मेरी आंख है ये आंखों के जस्ट और कान के बीच में, आंखों और कान के बीच में यहाँ पर मैं प्लेसमेंट कर रहा हूँ। ये हो गया आपका बाइलैटरल। इसे कौन सा प्लेसमेंट कहते हैं? हम बायलैटरल प्लेसमेंट। बाय फ्रंटल प्लेसमेंट, ये जो है आपका ये फ्रंटल बोन है स्कल में, यहाँ पर और यहाँ पर ये जो प्लेसमेंट हुई है ये है बाय फ्रंटल, मतलब मैं फ्रंटल बोन पे प्लेस कर रहा हूँ, लेकिन दोनों साइड प्लेस कर रहा हूँ। इसे क्या कहते हैं हम? बाय फ्रंटल। तो इस तरह से तीन टाइप्स होते हैं ईसीटी। सबसे पहला है अनमॉडिफाइड, दूसरा है मॉडिफाइड, और तीसरा है एज पर इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट। इलेक्ट्रोड की दो तरह से हम प्लेसमेंट करते हैं, यूनिलैटरल है और एक बाइलैटरल है। यूनिलैटरल मतलब स्कल की सिर्फ एक ही साइड में हम इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं, बाइलैटरल मतलब स्कल के दोनों साइड हम इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं। बाइलैटरल में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है बाइलैटरल, एक होता है बाइफ्रंटल। बाइलैटरल जो है हम कान और आंखों के बीच में रखकर इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करते हैं। बाइफ्रंटल जो होता है वो फ्रंट साइड में करके इलेक्ट्रोड रख के इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करते हैं। अभी तो मोस्टली ये वाली चीज यूज होती है, मॉडिफाइड एंड इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट।
लेकिन जब भी शॉक देते हैं तो शॉक देने की वजह से ना कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं पेशेंट में। साइड इफेक्ट्स क्या हो गए कि जैसे कि थोड़ा मेमोरी लॉस हो गया, अनकॉन्शियस हो गया पेशेंट, उससे थोड़ा टाइम प्लेस पर्सन के बारे में थोड़ी जानकारी नहीं रही। ठीक है, ये कुछ समय के लिए होने वाले साइड इफेक्ट्स है। बीपी हाई हो गया तो ये कुछ समय के लिए होने वाले साइड इफेक्ट्स है। नेक्स्ट मेन जो है वो है कि हमें देना किसे है और किसे नहीं देना, जिसे हम क्या कहते हैं इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। इंडिकेशंस मतलब किसको देना है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब किसको नहीं देना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंडिकेशंस के बारे में, किस किस पेशेंट को हम दे सकते हैं। मोस्टली जो है हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, डिप्रेशन के जो पेशेंट है जो सीवियरिटी में है, सीवियरिटी मतलब सुसाइडल आइडिएशन है, खाना खाना बंद कर चुके हैं, पानी पीना बंद कर चुके हैं, अकेले रह रहे हैं, बहुत बार सुसाइड का उन्होंने ट्राई किया है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, तो ऐसी सीवियर कंडीशन में हम ईसीटी देते हैं। देन सिजोफ्रेनिया में देते हैं, बहुत ज्यादा हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, पेशेंट अनकंट्रोल्ड हो रहा है, तब हम क्या करते हैं ईसीटी देते हैं। उसके बाद हम कब देते हैं ईसीटी कि जब पेशेंट का एग्रेसिव बिहेवियर, जैसे कि हमारे पास ना एक जब जब मैं साइकेट्रिक हॉस्पिटल में था तो तब ना एक आदमी आता था हमारे पास, तो उसे हम ईसीटी देते थे। उसे कुछ बीमारी नहीं थी लेकिन वो अल्कोहल बहुत ज्यादा कंज्यूम करता था। तो क्या होता था कि वो बहुत ज्यादा अल्कोहल पीता था, फिर घर पे जाके बीवी को पीटता था, बहुत ज्यादा अल्कोहल पीता था, फिर बीवी को पीटता था। तो ये क्या हो गया एग्रेसिव बिहेवियर हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। ठीक है, वो इतनी बुरी तरह पीटता था कि खून निकल रहा है, ठीक है, हाथ फ्रैक्चर हो गया, पैर फ्रैक्चर हो, इतनी बुरी तरह मारता था। एग्रेसिव बिहेवियर है जो सीवियर है, उस वक्त भी हम पेशेंट को ईसीटी देते हैं कि इसका जो केमिकल इम्बैलेंस हुआ है उसे हम ठीक कर सकें। देन एक एनपीडी करके होता है, एनपीडी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं, इसमें भी हम देते हैं। उसके अलावा साइकोसिस है, कैटाटोनिक बिहेवियर है, उसके अलावा बीपीएडी करके एक डिसऑर्डर है, बीपीएडी बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं। सो इन कंडीशंस में हम क्या करते हैं पेशेंट को ईसीटी प्रोवाइड करते हैं। अब कब कब हम पेशेंट को ईसीटी नहीं देते, तो सबसे पहले रेजर इंट्रा क्रैनियल प्रेशर, रेजर इंट्राक्रैनियल प्रेशर, इसमें हम ईसीटी नहीं देते। रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर का मतलब क्या है बताता हूँ आपको। क्रैनियल मतलब आपकी जो आपका स्कल है, ठीक है, स्कल के अंदर क्या है आपका ब्रेन, एक बलून समझिए, और बलून को आप फुला रहे हैं, बलून फूलेगा 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 और फिर फट जाएगा, ऐसे ही होता है ना। अब अगर आपके ब्रेन में इंजुरी है, आपके ब्रेन में इन्फेक्शन है, या आपके ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो उसे बाहर निकलने के लिए कोई जगह, ट्यूमर हो चुका है, कैंसरस ट्यूमर हुआ है, तो उसे बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं। तो फिर क्या हो रहा है, हमारा जो स्कल है, हमारा जो ये खोपड़ी हम जिसे कहते हैं, उसमें क्या होता है प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि ब्लड जाएगा कहाँ, है ना, स्कल में ही जमा होगा, तो वो स्कल को धकेलता है बाहर की साइड। ट्यूमर है, ट्यूमर बड़ा बड़ा होते जा रहा है, तो यहाँ पर तो एक्स्ट्रा जगह नहीं है ना, हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, तो वो क्या होता है स्कल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है। तो इसे कहते हैं हम इंट्राक्रैनियल प्रेशर। हमारे जब ये जो स्कल है इसमें ब्रेन फिट है हमारा, इसमें जब प्रेशर बढ़ता है तब हम ईसीटी नहीं दे सकते, और ईसीटी देके वो ब्रेन ही फट जाएगा, है ना, तो हम ईसीटी ऐसी कंडीशन में नहीं दे सकते। देन हार्ट अटैक वाला पेशेंट उसे हम नहीं दे सकते, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन वाला पेशेंट उसे हम नहीं दे सकते। देन हाइपरटेंशन वाला पेशेंट, ऑलरेडी उसकी बीपी हाई है, इसीलिए देने के बाद और हाई हो जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा, ब्लड सेल रप्चर हो जाएगा, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसीलिए हम हाइपरटेंशन में भी नहीं देते। ग्लूकोमा करके एक कंडीशन है जिसमें जो हमारी ऑप्टिक नर्व है, आंखों की ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है, और हम ईसीटी कहाँ देते हैं आंख और कान के बीच में। तो ऑलरेडी अगर आपकी आंखों की नर्व डैमेज है और हमने फिर ईसीटी दी थी तो पूरी आंख चली जाएगी। ऑलरेडी ग्लूकोमा में ब्लाइंडनेस का खतरा होता है, और आप अगर ईसीटी दोगे तो वो खतरा क्या हो जाएगा 100% से बढ़ जाएगा, इसीलिए हम ग्लूकोमा में भी ईसीटी नहीं देते। उसके बाद होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब आपकी जो बोन है वो वीक हो जाती है, ये आपका बोन है समझ लीजिए,
ये आपका बोन है, और पोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस क्या कंडीशन है, इसमें पोरो शब्द है, पोर्स शब्द है, पोर्स का मतलब होता है छोटे छोटे होल्स, ठीक है, पूरे बोन के अंदर छोटे 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 होल्स हो गए होते हैं, पोर्स तैयार हो चुके होते हैं, तो उसकी वजह से क्या है, हमारा जो बोन है वो कमजोर हो चुका होता है, ठीक है, वो प्रेशर नहीं हैंडल कर पाता, और इस सिचुएशन में अगर आप उसे ईसीटी दोगे तो फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बोन टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हम इस कंडीशन में भी पेशेंट को ईसीटी नहीं देते। देन हम प्रेगनेंसी के वक्त ईसीटी नहीं देते, प्रेग्नेंट है कोई औरत और हम उसे ईसीटी देंगे तो बच्चे को कॉम्प्लिकेशंस होने की चांसेस है, बच्चा पेट में ही डेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हम प्रेगनेंसी के वक्त भी ईसीटी नहीं देते। तो ये थे हमारे इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि हम कब ईसीटी देते हैं और कब ईसीटी नहीं देते।